अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। नेक्स्ट हम कुछ C++ के जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए थे उनसे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो भी आप एक बार इसमें प्रैक्टिस कर लेना, जिससे अगर कोई एग्जाम में ऐसी घुमा फिरा के लैंग्वेज दे तो हम उसको पकड़ सकें। द बेसिक यूनिट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज ए। बेसिक यूनिट क्या होती है? बेसिक यूनिट मेथड है, क्लास है, ओवरलोडिंग है या फिर ऑब्जेक्ट है। तो ये हमने बहुत अच्छे से बात की। जो सबसे बेसिक यूनिट होती है किसी ऊप्स प्रोग्रामिंग में वो होती है ऑब्जेक्ट। क्लासेस इन C++, जो क्लासेस इन C++ में वो कौन सी होती है? डिराइव्ड होती है, यूजर डिफाइंड होती है, बिल्ड इन होती है। क्लासेस होती हैं यूजर के द्वारा बनाई गई यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। नेक्स्ट, रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड कैन बी अचीव्ड C++ थ्रू। रीयूजेबिलिटी मतलब कोई चीज आपके पास है, आप उसको रीयूज कर रहे हो। ये एक जो है चीज, हम रीयूजेबिलिटी कैसे गेन कर सकते हैं? इन पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू, इनकैप्सुलेशन के थ्रू या इनहेरिटेंस। तो मैंने आपको बताया था पेरेंट क्लास का अगर कोई ऐड फंक्शन हमें दोबारा नहीं बनाना तो हम इनहेरिटेंस का प्रयोग करते हैं, उसको डायरेक्ट इनहेरिट कर लेते हैं दूसरी क्लास में। जैसे A क्लास को हम इनहेरिट कर लेंगे B में। ये कैसा इनहेरिटेंस है? सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो इनहेरिटेंस हमें क्या चीज प्रोवाइड करता है? रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटायर सेट ऑफ डेटा एंड कोड। पूरा का पूरा जो सेट है जिसमें डेटा भी है और उसमें कोड भी है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेड ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप विद द हेल्प ऑफ। ऑब्जेक्ट के जो डेटा है, जो कोड है, एंटायर सेट है, वो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप की तरह बनाए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ। किसकी सहायता से? ऑब्जेक्ट की, क्लास की, बाइंडिंग की या एब्स्ट्रैक्शन की। तो ये हम बनाते हैं क्लासेस की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेइंग अटेंशन टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज वाइल इग्नोरिंग इन एसेंशियल डिटेल। आवश्यक चीजों को बताना, आवश्यक प्रॉपर्टीज को बताना और इंटरनल जो कॉम्प्लेक्शन है, इंटरनल जो उसकी चीजें हैं उनको आप हाइड कर लेते हो, ये क्या कहलाता है? एब्स्ट्रैक्शन, सेलेक्टिवनेस, पॉलीमॉर्फिज्म, समराइजिंग। इसे बोलेंगे एब्स्ट्रैक्शन। हम क्या कर लेते हैं? कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड कर लेते हैं। जो चीजें एसेंशियल नहीं है यूजर को बताना वो हम उससे हाइड कर देते हैं, सिर्फ वो बताते हैं जो एसेंशियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफर्स टू द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग ओनली एसेंशियल फीचर विदाउट इंक्लूडिंग द बैकग्राउंड डिटेल। आप बैकग्राउंड की डिटेल नहीं बताते कि पीछे इंजन में तेल कैसे जा रहा है, कैसे एयर फ्लो होके एसी से हवा जो है वो ठंडी आ रही है। अंदर की बैकग्राउंड डिटेल कुछ नहीं बता के आप डायरेक्ट बताते हो आपको रेस देनी है, इस तरह से स्टीयरिंग को संभालना है, आपको गाड़ी ऐसे चलानी है। ये कहलाता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बाय रैपिंग अप कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर इनटू वन यूनिट। आप रैप कर रहे हो मतलब पैक कर रहे हो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और कुछ बिहेवियर इनटू वन यूनिट। ये चीज कहलाती है एब्स्ट्रैक्शन, डेटा इनकैप्सुलेशन, डेटा हाइडिंग या सभी। तो करेक्ट आंसर है कैप्सूल के अंदर हम उसको बंद कर रहे हैं, बहुत सारे डेटा को, वेरिएबल को, फंक्शन को एक जगह पे रख रहे हैं, एक यूनिट में रख रहे हैं। ये कहलाता है डेटा इनकैप्सुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर गोल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज। मेजर गोल क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का? टॉप डाउन डेवलपमेंट प्रोग्राम का, या फिर स्पीड, यूजर डिफाइंड या फिर रीयूज। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हमें प्रोवाइड करवाती है रीयूजेबिलिटी का एक मेजर गोल। हम इससे बार बार एक ही कोड को बार बार लिखना नहीं पड़ता। ऊप्स में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है इनहेरिटेंस का, ठीक है, तो उसमें हम बार बार उसको यूज करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैकेनिज्म बाय विच द डेटा एंड फंक्शन आर बाउंड टुगेदर विद एन ऑब्जेक्ट डेफिनेशन। ऑब्जेक्ट डेफिनेशन में हम डेटा और ऑब्जेक्ट सभी को एक साथ में बाउंड कर देते हैं। ये चीज क्या कहलाती है? इनकैप्सुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर कैन बी ओवरलोडेड इन C++। में कौन सा एक ऐसा ऑपरेटर है जिसे हम ओवरलोड कर सकते हैं? ओवरलोड का मैंने आपको मतलब बता दिया। जैसे हमने फंक्शन ओवरलोडिंग की थी, ऐड नाम से एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर 2 इंटीजर वैल्यू का सम करवा दिया। अब उसका काम था 2 इंटीजर को सम करने का, फिर हमने ऐड एक और बनाया जिसमें हमने एक इंटीजर और एक फ्लोट दे दिया। इस तरह से एक ही नाम के बहुत सारे फंक्शन बनाना, टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट डिफरेंट देना, ये होता है मेथड ओवरलोडिंग या फंक्शन ओवरलोडिंग। ऑपरेटर को अगर ओवरलोड कर दें, जैसे प्लस ऑपरेटर है, उसका काम है 2 इंटीजर या फ्लोट वैल्यू का सम करना। अब इस प्लस ऑपरेटर से हम 2 कैरेक्टर को जोड़ना शुरू कर दें, 2 स्ट्रिंग को जोड़ना शुरू कर दें, कॉन्केट कर दें। अंदर फंक्शन कैसे होता है वो बात अलग है। ये कहलाती है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग में हम किस ऑपरेटर को C++ में ओवरलोड कर सकते हैं?
अर्थमेटिक जितने भी ऑपरेटर होते हैं इन्हें हम कर सकते हैं ऐड, प्लस से हम दो इंटीजर को प्लस भी कर सकते हैं, और स्ट्रिंग जैसे आप स्ट्रिंग देखते हो ना ए बी सी और प्लस सी डी सी, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा ए बी सी डी सी। स्ट्रिंग को भी ऐड कर दिया, माइनस करेंगे तो क्या होगा, दो इंटीजर वैल्यू 3 - 1 करेंगे तो इसका रिजल्ट इंटीजर में आएगा 2, 3.2 - 1.2 करेंगे तो इसका रिजल्ट फ्लोट में आएगा। स्ट्रिंग में से भी स्ट्रिंग को हम माइनस कर सकते हैं, इसे बोलेंगे फंक्शन क्या था इसका, सिर्फ प्लस करने का, वो भी इंटीजर नंबर पे, बट हमने उससे एक्स्ट्रा काम करवाया, स्ट्रिंग को भी माइनस करवाया, प्लस करवाया। ये सिर्फ पॉसिबल होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन। देखो कंडीशनल ऑपरेटर हर बार हमें ये ऑप्शन में मिलेंगे। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर कौन सा होता है, जो आपको ये डबल डॉट्स के अंदर मिलेगा। इस ऑपरेटर को हम ओवरलोड नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि किस ऑपरेटर को C++ में ओवरलोड नहीं किया जाता, तो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, साइज ऑफ ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, ये जो होते हैं कंडीशनल ऑपरेटर, जो इफ एल्स वाले जो ऑपरेटर्स होते हैं, इन्हें हम बिल्कुल भी ऑपरेटर ओवरलोडिंग में नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओवरलोडिंग इन्वॉल्व्स राइटिंग 2 और मोर फंक्शन विद, ये जो मैं आपको कल बात बता रही थी ना, आप ओवरलोडिंग कर सकते हो 2 या 2 से ज्यादा फंक्शंस की विद डिफरेंट नेम या फिर डिफरेंट आर्ग्यूमेंट के साथ में। तो ओवरलोडिंग फंक्शन की कब होगी, जब नाम तो फंक्शन का सेम होगा ऐड नाम से, है ना, तो हमें डिफरेंट नेम पे तो जाना ही नहीं है, ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं इन दोनों की। यहाँ पे सेम नेम होगा, सेम नेम, ठीक है, और डिफरेंट आर्ग्यूमेंट लिस्ट होगी। यहाँ पे सेम आर्ग्यूमेंट लिस्ट, सेम आते ही तो एरर दे देगा कंपाइलर। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आपके पास सेम नेम के फंक्शन होने चाहिए, जैसे ऐड ऐड ऐड, ऐड नाम के 3 फंक्शन बनाए, एक ऐड फंक्शन 2 इंटीजर वैल्यू का सम करेगा तो टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट लिस्ट हमने 2 इंटीजर दिए, एक है फ्लोट का सम करेगा तो वो टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट लिस्ट हमने फ्लोट दे दी। इस तरह से आप डिफरेंट आर्ग्यूमेंट लिस्ट डाल के फंक्शंस की ओवरलोडिंग कर सकते हो। करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है C++ ओवरलोडेड फंक्शंस। अब C++ में ओवरलोडेड फंक्शन के बारे में क्या चीज यहाँ पे सही है, आर द ग्रुप ऑफ फंक्शंस विद द सेम नेम, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ग्रुप ऑफ फंक्शंस है बट उनका नाम सबका सेम है। आर ऑल हैव द सेम नेम टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट, तो सेम नहीं होता है ना, ये स्टेटमेंट गलत। मे फॉल अनएक्सपेक्टेडली ड्यू टू स्ट्रेस, ये भी कुछ ऐसे सेट नहीं हो रहा। हमारा करेक्ट आंसर है वो एक नंबर हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय डिफॉल्ट मेंबर ऑफ द क्लास आर डैश इन नेचर। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन को आप अपने नोट्स में लिख लेना। एग्जाम से पहले इस एक क्वेश्चन को तो देख के आप जरूर जाना कि जो मेंबर होते हैं क्लास के, वेरिएबल्स होते हैं या फंक्शन होते हैं, बाय डिफॉल्ट उनका नेचर कैसा होता है। देखो C++ की अगर बात कर रही है क्लास की, क्लास का होते हैं C++ में, इनका नेचर होता है बाय डिफॉल्ट प्राइवेट। बट अगर बात करें ये स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर यूज लिए जाते हैं C में, तो स्ट्रक्चर के अंदर इनका बाय डिफॉल्ट नेचर होता है पब्लिक। अब ये क्वेश्चन हर बार कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है, और ये एक C++ को जब हम इंट्रोडक्शन के रूप में देखते हैं वहां पे ये क्वेश्चन कंफर्म आने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑपरेटर इज यूज्ड टू डिफाइन द मेंबर ऑफ क्लास एक्सटर्नली। आप एक्सटर्नली अगर किसी मेंबर को डिफाइन करते हो तो आप किस ऑपरेटर का यूज करोगे, वहां पे हम यूज लेते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का। हम चाहते हैं, हमने कोई फंक्शन की डेफिनेशन तो दे दी क्लास के अंदर, यहाँ पे डेफिनेशन हमने लिख दी, बट इसकी बॉडी हम कहाँ पे देना चाहते हैं, क्लास से बाहर। तो हम क्या करेंगे, क्लास का नाम देंगे, उसके आगे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाएंगे, उस फंक्शन का नाम लिखेंगे और फिर उस फंक्शन की हम बॉडी डिफाइन कर देंगे। तो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, क्लास के अगर कोई भी मेंबर है उनको हम क्लास से बाहर बॉडी लिखना चाहते हैं उसकी, या उसे डिक्लेयर करना चाहते हैं, कैसे भी डिफाइन करना चाहते हैं, आप इस ऑपरेटर का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैलिड डिक्लेरेशन हमसे पूछिए क्लास की। देखो क्लास होता है, उसका नाम देना है, कर्ली ब्रैशेस ओपन, फिर एक वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया, कर्ली ब्रैशेस को बंद कर दिया और लास्ट में आपने सेमीकोलन लगा दिया। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये। क्लास आपने दी, नाम दे दिया बी, बट देखो क्लास को जब एंड करेंगे तो लास्ट में हमें एक सेमीकोलन लगाना पड़ता है, वो यहाँ नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। पब्लिकली आपने एक क्लास बनाई ए और देखो लास्ट में सेमीकोलन नहीं है, ये गलत। ऑब्जेक्ट और ए, ठीक है, ये दोनों वैसे ही गलत हैं। अब देखो क्लास अगर हम डिफाइन कर रहे हैं तो वहां पे आप कम से कम क्लास कीवर्ड का यूज जरूर करोगे, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक आउट द अदर डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की हमें कोई अलग डेफिनेशन बतानी है। मेंबर ऑफ ए क्लास होता है, एसोसिएटेड ऑफ ए क्लास, एट्रीब्यूट ऑफ ए क्लास या इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। ये मैंने आपको लाइन लिखवाई थी। ऑब्जेक्ट
जो है वो इंस्टेंस ऑफ क्लास होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑब्जेक्ट कैन प्रेजेंट इन सिंगल क्लास। आप एक क्लास के कितने ऑब्जेक्ट बना सकते हो, जितना आपका मन करे उतने ऑब्जेक्ट आप बना सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था, स्टूडेंट नाम से आपने एक क्लास बना दी, अब वो रियल वर्ल्ड के अंदर वो कब आएगी, जब आप उसमें पहले स्टूडेंट की एंट्री करवाओगे। हमने अमित नाम से एक एंट्री भी सीखी थी। अब बच्चों के तो कोई भी, कितने भी बच्चे हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, लाख हो सकते हैं, उन सब के नाम आप जैसे जैसे इस टेबल में इंसर्ट करवाओगे, अमित के नाम से ऑब्जेक्ट बना लो, फिर नेहा के नाम से ऑब्जेक्ट बना लो, राहुल के नाम से बना लो, तो जितने नाम आप दोगे उतनी ज्यादा यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइवेट डेटा कैन बी एक्सेस्ड बाय। प्राइवेट अगर आप किसी फंक्शन को डिक्लेयर करते हो, अभी मैंने पीछे आपको बताया बाय डिफॉल्ट C++ में क्लास का नेचर कैसा होता है, वो प्रत्येक चीज को प्राइवेट मान लेता है। तो प्राइवेट फंक्शन या प्राइवेट डेटा कौन एक्सेस करेगा, क्लास के मेंबर फंक्शन, फंक्शंस इन डिराइव्ड क्लास। डिराइव्ड का मतलब आपकी जो बेस क्लास थी उसको आपने इनहेरिट कर लिया दूसरी क्लास में, ये होती है डिराइव्ड और ये होती है बेस क्लास। तो डिराइव्ड क्लास के लोग भी इसको एक्सेस कर पाएंगे, या दोनों एक्सेस करेंगे, या पब्लिक क्लासेस इसको एक्सेस करेगी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। प्राइवेट डेटा को सिर्फ क्लास के मेंबर ही यूज कर सकते हैं, बाहर का कोई बंदा प्राइवेट चीज को एक्सेस ही नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास कैन डायरेक्टली यूज एनी मेंबर फंक्शन डिक्लेयर्ड इन द। एक ऑब्जेक्ट है क्लास का, वो डायरेक्टली किन मेंबर को एक्सेस कर सकता है, डायरेक्टली प्राइवेट को, प्रोटेक्टेड को, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड सेक्शन को, पब्लिक और प्रोटेक्टेड को, पब्लिक ओनली को, या फिर पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट को। ये 3 एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक। पब्लिक को देखो सब लोग एक्सेस कर सकते हैं, प्राइवेट को सिर्फ उस क्लास के मेंबर ही एक्सेस कर सकते हैं, और प्रोटेक्टेड पे भी रेस्ट्रिक्शन होती है। यहाँ पे अगर कोई अदर क्लास का कोई ऑब्जेक्ट है, अगर क्लास का कोई ऑब्जेक्ट है, वो किस मेंबर को एक्सेस कर पाएगा, जो पब्लिक सेक्शन में अवेलेबल है उन्हें। इसमें आपको एक ऑप्शन कंफ्यूज कर सकता है कि पब्लिक और प्रोटेक्टेड दोनों एक्सेस कर पाएंगे, बट आपको ध्यान रखना है जो भी पब्लिक से डिफाइन किए जाते हैं वो तो देखो सारे लोग एक्सेस कर पाएंगे, बट जिसे प्रोटेक्टेड नाम से एक्सेस करते हैं, बेस क्लास में प्रोटेक्टेड नाम से हम एक्सेस स्पेसिफायर लगा के कोई फंक्शन बना दिया, उस फंक्शन को सिर्फ एक डिराइव्ड क्लास ही एक्सेस कर पाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने ए बेस क्लास को इनहेरिट कर लिया बी में। ए में था एक ऐड नाम का फंक्शन, इस फंक्शन को अगर आप प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर से डिक्लेयर करते हो तो सिर्फ बी ही इसे एक्सेस कर पाएगी। अब बी की जो चाइल्ड है सी, वो इसे एक्सेस नहीं कर पाएगी। यहाँ पे इसने ऐसा कुछ लिखा नहीं था, इसलिए डायरेक्ट अगर हम देखें, ये सिर्फ अगर ये पूछता ना कि सिर्फ एक डिराइव्ड क्लास है, फिर वो कौन से एक्सेस कर पाएगी, तो हम पब्लिक प्रोटेक्टेड पे क्लिक करते, बट यहाँ पे इसने ऐसा कुछ नहीं दिया, इसलिए हम बोलेंगे कोई भी अगर क्लास का ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ पब्लिक सेक्शन को ही एक्सेस कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्टर आर यूज्ड टू। कंस्ट्रक्टर का यूज क्या होता है, इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट 1 और 2, कंस्ट्रक्ट द डेटा मेंबर। देखो इसका काम सिर्फ क्या होता है, इनिशियलाइज करना किसी ऑब्जेक्ट को। जैसे ही पहला ऑब्जेक्ट बनता है उसको सब मेंबर्स को ये इनिशियलाइज कर देता है, बाय डिफॉल्ट अपने आप ही कॉल हो जाता है। अगर आप खुद अपना कंस्ट्रक्टर बनाओगे तो आप अपनी वैल्यू से भी इसको इनिशियलाइज कर सकते हो। क्लास के ऑब्जेक्ट को हम कैसे एक्सेस करेंगे, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर से या डायरेक्ट मेंबर एक्सेस ऑपरेटर से, टर्नरी ऑपरेटर से। टर्नरी तो कंडीशंस के लिए होती है, स्कोप रेजोल्यूशन का मैंने अभी आपको बताया। क्लास के किसी मेंबर को अगर आप बाहर यूज कर रहे हो, उसको बाहर आप डिफाइन कर रहे हो, उस जगह यूज लोगे। अगर आपको ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर क्लास का कोई मेंबर एक्सेस करना है या कुछ भी करना है, तो आप डायरेक्ट मेंबर एक्सेस स्पेसिफायर का यूज लेके उसे एक्सेस कर सकते हो। यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच केस इट इज मैंडेटरी टू प्रोवाइड ए डिस्ट्रक्टर इन क्लास। ऐसी कौन सी कंडीशन हो जाती है कि हमें डिस्ट्रक्टर क्लास के अंदर डिफाइन करना मैंडेटरी है, अगर आप नहीं करोगे तो दिक्कत आ जाएगी। ऑलमोस्ट इन एवरी क्लास, तो ये तो गलत हो जाएगा। क्लास फॉर विच 2 और मोर देन 2 ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड, मतलब एक क्लास के अगर 2 या 2 से ज्यादा ऑब्जेक्ट बना दिए तो आपको डिस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, ये भी गलत है। क्लास फॉर विच कॉपी कंस्ट्रक्टर इज डिफाइंड, या फिर क्लास हुज ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड डायनामिकली। देखो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मैंने आपको कंस्ट्रक्टर वाले टाइम पे बताया था कि कंस्ट्रक्टर अगर आप खुद बनाओगे, अपने जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी वैल्यूज को, उनके वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करवाने के लिए उस समय आपको डिस्ट्रक्टर को भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो मेमोरी दी जाएगी ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स को, जब वो यूज में ले लिए जाएंगे, एग्जीक्यूट अपना पूरा हो जाएगा उनका, उस समय उस मेमोरी को हमें फ्री भी करवाना पड़ेगा, और वो पॉसिबल होता है डिस्ट्रक्टर से। डिस्ट्रक्टर की पहचान क्या है, उसके आगे टिल्ड साइन लगा होता है, और कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर दोनों के ही नाम जो है वो बिल्कुल क्लास के सेम टू सेम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, ए कंस्ट्रक्टर दैट डज नॉट हैव एनी पैरामीटर इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर।
तो जिस कंस्ट्रक्टर के पास कोई पैरामीटर नहीं होते वो कहलाते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट। नेक्स्ट है एक क्लास नेम स्टूडेंट। स्टूडेंट नाम की एक क्लास है, उसमें हमें कंस्ट्रक्टर बनाना है, तो उसका नाम हम कैसे देंगे, यहाँ आपको एकदम अच्छे से समझ आएगा। देखो एस कैपिटल है ना, तो आपके कंस्ट्रक्टर में भी एस कैपिटल होना चाहिए। स्टूडेंट ये नहीं दे सकते आप, ठीक है। ये हो जाएगा कंस्ट्रक्टर, और अगर डिस्ट्रक्टर बनाना है तो उसके आगे टिल्ड साइन, ये डिस्ट्रक्टर है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है ए फंक्शन दैट इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली ईच टाइम एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएट। तो ये क्वेश्चन से वापस देख लो कि जैसे ही नया ऑब्जेक्ट बनेगा उसे मेमोरी इनिशियलाइज करनी पड़ेगी, उसके सारे डेटा मेंबर इनिशियलाइज करवाने पड़ेंगे, उनको मेमोरी में जगह देनी पड़ेगी। हम किसे कॉल करेंगे बाय डिफॉल्ट, अपने आप ही कंस्ट्रक्टर को। नेक्स्ट है द रिटर्न टाइप यू कोड फॉर द कंस्ट्रक्टर। एक कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप क्या होता है, वॉइड है, क्लास के टाइप का ही होना चाहिए। सेम टाइप एज द फर्स्ट डेटा मेंबर डिफाइंड इन द क्लास, जो आपने पहला जैसे इंटीजर टाइप का डेटा डिफाइन किया तो वो होना चाहिए। तो नहीं, इसका कोई भी डेटा टाइप नहीं होता, क्योंकि ये किसी को कुछ रिटर्न ही नहीं करेगा। ये तो जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा उसको मेमोरी इनिशियलाइज करवा देगा, बस काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन ए फंक्शन दैट इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली ईच टाइम एन ऑब्जेक्ट इज डेस्ट्रॉयड। इस पर बात किसकी हो रही है, डेस्ट्रॉय करने की। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट डेस्ट्रॉय किया जाएगा, अपना काम उसने खत्म कर दिया, फंक्शन एग्जीक्यूट कर दिया, अब उसे मेमोरी फ्री करवानी है, तो क्या कॉल किया जाएगा, डिस्ट्रक्टर को। देखो अब ये क्वेश्चन अच्छा है और आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि ऐसा क्वेश्चन क्लास में आए, ऐसा क्वेश्चन हमारे अगर एग्जाम में आए तो आपको किस तरह करना है। क्लास एक है एक्स वाई और जेड, यहाँ पे 3 क्लासेस हैं, आर डिराइव्ड फ्रॉम द बेस, और बेस नाम की एक क्लास है। बेस नाम से आपने 3 क्लासेस डिराइव की, एक तो एक्स करी है, एक वाई करी है और एक जेड करी है। दिस इनहेरिटेंस इज कॉल्ड। ये कैसा इनहेरिटेंस है, बेस क्लास आपके पास एक है, आपने उससे 3 क्लासेस इनहेरिट कर ली, ये है हेरारिकल इनहेरिटेंस का टाइप। तो आपको इस तरह से बना के देख लेना ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि कंफ्यूजन होते ही हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन द डिराइव्ड ऑफ ए चाइल्ड क्लास फ्रॉम द बेस इज इंडिकेटिंग बाय विच सिंबल। एक है जैसे कोई बेस क्लास है ए नाम ABC नाम से, मैंने क्लास बनाई ABC, अब इसकी ये बॉडी है। अब मैंने दूसरी क्लास बनाई XYZ, इसमें मुझे इनहेरिट करना है ABC को, तो मैं ये वाला साइन लगाती हूँ, ठीक है, कॉलन सिंबल बोलते हैं इसे। कॉलन लगाने के बाद मैं बताऊंगी मुझे ये क्लास पब्लिकली इनहेरिट करनी है, और बाय डिफॉल्ट अगर आप कुछ भी मेंबर एक्सेस स्पेसिफाइड नहीं देते तो वो पब्लिक ही क्या होती है, इनहेरिट होती है। बट अगर आपको प्राइवेटली इनहेरिट करनी है कि सिर्फ आप ही XYZ उसके सारे डेटा मेंबर को एक्सेस करेंगे, बाकी और नहीं करेंगे, इसके अगर कोई नीचे जो डिराइव्ड है वो नहीं करें इनको यूज में, तो प्राइवेटली हम इसको इनहेरिट करेंगे। इनहेरिट करने के लिए हमने कौन से ऑपरेटर का हमने यूज लिया, तो वो लिया है हमने कॉलन का। यहाँ पे नाम दे देंगे ABC। इस कॉलन ऑपरेटर से हमें पता चलता है कि यहाँ पे XYZ नाम की एक डिराइव क्लास है, उसमें ABC के सारे फंक्शन मेंबर जो हैं वो इसने डिराइव करवाए हैं। करेक्ट ऑप्शन यहाँ 2 हो जाएगा। जब एक बेस क्लास को प्राइवेटली इनहेरिट करते हैं एक डिराइव्ड में, ए कोई क्लास है बेस क्लास, इसे हमने बी में डिराइव किया, और कैसे किया, प्राइवेटली हमने इसको डिराइव किया, तो क्या होगा, प्रोटेक्टेड मेंबर जो होते हैं बेस के वो प्राइवेट बन जाएंगे डिराइव में आके, या फिर पब्लिक मेंबर ऑफ बेस क्लास बिकम प्राइवेट मेंबर ऑफ डिराइव। तो आप ध्यान रखना, अगर आप ए क्लास के मेंबर्स को, फंक्शन को, या ए क्लास को आप डिराइव करते हो प्राइवेटली, तो ए के जितने भी फंक्शंस हैं वो सब प्राइवेटली बी के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही है। अगर बेस क्लास के अंदर कोई प्रोटेक्टेड मेंबर है वो भी बी के अंदर आएंगे तब प्राइवेट हो जाएंगे। अगर बी ए क्लास में कोई बेस क्लास में पब्लिक मेंबर है वो भी क्या हो जाएंगे, बी में आके प्राइवेट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओनली फंक्शंस ऑफ द क्लास कैन एक्सेस द डेटा ऑफ द क्लास। और जो फंक्शंस हैं वो प्रोवाइड करवाते हैं इंटरफेस बिटवीन डेटा ऑब्जेक्ट एंड द प्रोग्राम। दिस काइंड ऑफ आइसोलेशन द डेटा फ्रॉम द डायरेक्ट एक्सेस बाय द प्रोग्राम इज कॉल्ड। भाई जो फंक्शंस हैं क्लास के वो क्या करेंगे, डायरेक्टली एक्सेस करते हैं क्लास के सारा डेटा, बट जो फंक्शन है वो प्रोवाइड करवाते हैं एक इंटरफेस बिटवीन, कि डेटा को आप कैसे एक्सेस करोगे, प्रोग्राम को कैसे एक्सेस करोगे, आपको मेरे थ्रू होके जाना पड़ेगा। दिस काइंड ऑफ आइसोलेशन, इस तरह का जो सिस्टम होता है जिसमें डेटा को आपने सिक्योरिटी दे दी, ये चीज क्या कहलाती है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, डेटा हाइडिंग, डेटा बाइंडिंग या फिर इनकैप्सुलेशन। आप ध्यान रखना, जब भी हम डेटा को छुपाने की बात करेंगे, ऐसी कोई स्टेटमेंट बोलेंगे कि हम डेटा को आइसोलेट कर रहे हैं डायरेक्ट एक्सेस को रोकने के लिए। यहाँ पे बोला जा रहा है ना, दिस काइंड ऑफ आइसोलेशन ऑफ डेटा फ्रॉम डायरेक्ट एक्सेस बाय द प्रोग्राम। कोई प्रोग्राम डेटा को डायरेक्टली एक्सेस ना करे, ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन अगर हम लगाएंगे वो कहलाती है डेटा हाइडिंग। हमने डेटा हाइड किया है डेटा को सिक्योर रखने के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ऊप फीचर द मैकेनिज्म दैट बाइंड्स टुगेदर कोड एंड डेटा इट मैन्युपुलेट एंड कीप बोथ सेफ फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। देखो आपने क्या किया, बाइंड कर दिया कोड को और डेटा को एक साथ में। तो बाइंड करना क्या कहलाता है, ऊप का कौन सा फीचर है, इनकैप्सुलेशन। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फीचर इन एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दैट अलाउ द सेम ऑपरेशन टू बी कैरिड आउट डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन। देखो सेम ऑपरेशन है बट वो कैसे है, डिफरेंटली काम कर रहे हैं। भाई सेम ऑपरेशन है, ऐड नाम से सेम ऑपरेशन है, इसका काम ऐड करने का है, बट वो डिफरेंटली क्या कर रहा है, काम कर रहा है। इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ओवर फंक्शनिंग। एक फंक्शन यहाँ पे और है, एक ऑप्शन यहाँ पे और है, तो हमें क्या मतलब है, सिर्फ ये किस तरह की प्रॉपर्टी है, पॉलीमॉर्फिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फीचर दैट अलाउज यू टू अस द सेम फंक्शन नेम फॉर द सेपरेट फंक्शंस दैट हैव डिफरेंट आर्ग्यूमेंट लिस्ट। आपके पास सेम नेम के फंक्शन है और उन्हें एक दूसरे से अलग करने के लिए आप डिफरेंट आर्ग्यूमेंट ऑफ लिस्ट को यूज करते हो। ये क्या कहलाता है, ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, कंस्ट्रक्टिंग या डिस्ट्रक्टिंग। आपने एक फंक्शन था ऐड नाम का, उसे क्या कर दिया, डिफरेंट टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट लिस्ट देकर ओवरलोड कर दिया। इसे कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग। अगर कोई प्लस ऑपरेटर है उसके भी आपने 2-3 फंक्शन बना दिए, इंटीजर को भी प्लस करो, फ्लोट को भी प्लस करो, कैरेक्टर को भी प्लस करो, स्ट्रिंग को भी प्लस करो, ये होती है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो ये दोनों ही चीजें होती है ओवरलोडिंग। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द सिचुएशन व्हेन ए डिराइव्ड क्लास प्रोवाइड ए फंक्शन ऑलरेडी प्रोवाइडेड इन बेस क्लास। अगर बेस क्लास के अंदर कोई फंक्शन बना हुआ है और आप डिराइव में एक और फंक्शन उस नाम से ही बना देते हो, या फिर इसे ऐसे बोल सकते हैं, आपने अपनी क्लास के अंदर एक ऐड नाम का फंक्शन बना लिया और बेस क्लास में भी ऐड नाम का फंक्शन था, तो वो भी आपके पास में इनहेरिट होके आ गया। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, आपने एक ही नाम के 2 फंक्शन बना दिए, दोनों का काम भी सेम है, तो क्या होगा, सिर्फ एक ही फंक्शन रहेगा। ओवरलोडिंग कहलाएगा, ओवरराइडिंग कहलाएगा, पॉलीमॉर्फिज्म या इनकैप्सुलेशन। इस चीज की डेफिनेशन आप अच्छे से देख लेना। ये सिचुएशन कहलाती है ओवरराइडिंग। एक जैसे काम करने वाले फंक्शन, 2 इंटीजर वैल्यू को सम करने वाले 2 फंक्शन, एक तो इस क्लास के पास खुद का अपना था, एक उसने इनहेरिट जब किया बेस को तो उसके साथ में आ गया। क्या होगा, ये फंक्शन ओवरराइडिंग हो जाएगी, इनमें से एक ही फंक्शन को कॉल किया जाएगा, कोई भी है वो बात अलग है। आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और सी और C++ के बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए। बाकी ये जो डेफिनेशंस मैंने आपको अलग अलग करवाई, ये आपको बहुत हेल्प करेगी एग्जाम में, अगर किसी तरह से भी क्वेश्चन घुमा फिरा के आता है। यहाँ देखो, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और एग्रीगेशन, इनकी डेफिनेशन दी है। यहाँ पे हमें पहचानना है, मैचिंग करनी है। देखो एक एक ऑप्शन देखते हैं। कैपेबिलिटी टू राइट ऑन फंक्शन और मेथड दैट वर्क्स इन वैरायटी ऑफ डिफरेंट वेज, डिफरेंट टाइप से वो काम कर रहा है। ऐड फंक्शन का एग्जाम्पल लो, एक ही नाम का मेथड है, एक ही नाम का फंक्शन है, बट कभी तो वो इंटीजर वैल्यू को सम कर रहा है, कभी वो स्ट्रिंग को सम कर रहा है। ये फंक्शन क्या होता है, बाय डिफॉल्ट ही आपको पता होना चाहिए, पॉलीमॉर्फिज्म। इतनी बार हम डिस्कस कर चुके हैं। द कैपेबिलिटी टू स्टोर वन ऑब्जेक्ट इनसाइड ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट बनाया आपने क्लास का, उसके अंदर आपने दूसरा ऑब्जेक्ट एक और क्रिएट कर दिया, ये चीज क्या कहलाती है, एग्रीगेशन कहलाती है। ये इनहेरिटेंस क्या होता है, द कैपेबिलिटी ऑफ ए क्लास और रिले अपॉन अनदर क्लास, मतलब कैपेबिलिटी ऑफ एक क्लास की जो कैपेबिलिटी है वो डिपेंड कर रही है अदर क्लास के ऊपर भी। ये चीज क्या होती है, भाई आपके पास ऐड फंक्शन नहीं था, आपने बेस क्लास से ले लिया, इनहेरिटेंस कहलाता है। और लास्ट डेफिनेशन हो जाएगी इनकैप्सुलेशन की, द कैपेबिलिटी टू स्टोर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो ये हो जाएगा 4th नंबर ऑप्शन। इस तरीके से आप मैच करके भी ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। आपको ये पूरी सीरीज कैसी लगी जरूर बताएं, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, साथ में वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।